शुरुआत करते हैं आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं, जिनके अन्य नाम संकल्पनाएं, परिपाटी, अवधारणा, अभिधारणा व संशोधक सिद्धांत, ये सभी इन्हीं के अन्य नाम हैं, लेकिन यहाँ पर हम आधारभूत लेखांकन संकल्पना के नाम से इनका अध्ययन करेंगे। आधारभूत लेखांकन संकल्पनाओं से तात्पर्य उस आधारभूत भाव या मूलभूत अवधारणा से जो वित्तीय लेखांकन के सिद्धांतों व अभ्यास में निहित है। साथ ही यह वह वृहद कार्य संबंधी नियम है जिन्हें लेखांकन पेशे से जुड़े व्यक्तियों ने लेखांकन संबंधी क्रियाओं को करने के लिए विकसित किया। यानी ये वे नियम हैं जो लेखांकन को विकासशील बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, लेखांकन को सरल बनाने के लिए, लेखांकन को समझने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए, समान रूपता, एक रूपता लाने के लिए जिन नियमों को अलग अलग व्यक्तियों ने प्रकाशित किया है, जिनका विकास किया है, उन्हीं का अध्ययन हम आधारभूत लेखांकन संकल्पनाओं के नाम से करने वाले। कौन कौन सी संकल्पनाएं? व्यवहारिक इकाई संकल्पना, द्विपक्षीयता, रूढ़िवादिता, मुद्रा मापन, आगम मान्यता, सारता, सतत व्यापार, आगम व्यय मिलान, वस्तुनिष्ठता, लेखांकन अवधि, पूर्ण प्रस्तुतिकरण, लागत व समनुरूपता। ये टोटल 14 लेखांकन संकल्पनाएं हमें दी गई है, जिनका एक एक करके हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए अध्ययन करते हैं आधारभूत लेखांकन संकल्पनाओं का, जिन्हें कुछ व्यक्तियों ने परिपाटी, कुछ व्यक्तियों ने संकल्पनाएं, कुछ व्यक्तियों ने अवधारणा, अभिधारणा और कुछ व्यक्तियों ने संशोधक संकल्पना सिद्धांतों का नाम दिया है। इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए बच्चों, यहाँ से थ्योरेटिकल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक इकाई संकल्पना की। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय का स्वामी पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व है, अर्थात लेखांकन के उद्देश्य से व्यवसाय और उसके स्वामी को दो पृथक अस्तित्व वाली इकाइयां माना जाएगा। यानी व्यापारी और व्यापार दोनों अलग अलग है। व्यापारी जो है वो व्यापार से पृथक अस्तित्व रखता है, क्योंकि व्यापारी ने व्यापार को धन दिया है और उस धन के बदले में वो वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है। व्यापारी के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव व्यापार पर जरूर पड़ता है, लेकिन वो वहाँ से लाभ कमाना चाहता है। व्यापारी जो अपने निजी कार्य करता है, उनका प्रभाव व्यापार पर नहीं पड़ता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो कोई व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है, तो लेखांकन लेखाओं में इसे व्यापार स्वामी के प्रति देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। जब आप खाते तैयार करेंगे तो व्यापारी द्वारा जो लगाई गई पूंजी कैपिटल है, उस कैपिटल को आप बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ये माना जाता है कि व्यापार के लिए ये एक देनदारी है, जिसका भुगतान व्यवसाय के समापन पर व्यापारी को करना है। व्यापार द्वारा व्यापारी को ये भुगतान करना है। यानी व्यापार और व्यापारी अलग अलग है। व्यापारी ने व्यापार को धन दिया है कि तुम इसे प्रयोग में लें, लेकिन कुछ समय बाद जब आपका व्यापार समाप्त हो जाए तो मुझे मेरा पैसा, मेरी पूंजी वापस दे दे। यहाँ पे अलग अलग है। या ऐसा माना जाता है कि एक पृथक इकाई स्वामी दूसरी पृथक इकाई व्यवसाय के लिए धन दे रहा है। स्वामी एक पृथक इकाई है जिसने दूसरी पृथक इकाई व्यवसाय को प्रयोग में लेने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए धन दिया। इसी प्रकार जब स्वामी व्यवसाय से कुछ धन अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरण करता है, तो उसे स्वामी की पूंजी में कमी माना जाता है। आहरण, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई राशि आहरण कहलाती है। तो व्यापारी जब व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने आवश्यक काम के लिए जो व्यवसाय से अलग है, उसके लिए कोई धन व्यापार से निकाल लेता है, तो हम मानते हैं कि व्यापार की पूंजी में कमी आई है, यानी व्यापार की देनदारी में कमी आई है। यानी व्यापार द्वारा व्यापारी को कुछ पैसा कम दिया जाएगा जो उसने पहले ही निजी रूप से प्रयोग के लिए निकाल लिया। तो ये संकल्पना में कहती है कि व्यापार और व्यापारी दोनों पृथक है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। व्यापारी ने व्यापार को व्यवसाय चलाने के लिए धन दिया है, जिसके बदले में वो लाभ प्राप्त करेगा और व्यवसाय के समापन पर वो अपनी पूंजी वापस पूरी की पूरी ले लेगा।
अगली है मुद्रा मापन संकल्पना। मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जो व्यवहार मुद्रा में मापे जा सकते हो, जिन व्यवहारों को मुद्रा में बदला जा सकता है। वित्तीय प्रकृति, आर्थिक प्रकृति के लेन देनों का ही केवल लेखा किया जाता है। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। ऐसे व्यवहार जो व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन उनका मुद्रा में मापन या जो वित्तीय प्रकृति के नहीं है उनका लेखा पुस्तकों में नहीं होगा। तो ये संकल्पना भी हमें इसी बारे में बताती है। मुद्रा मापन की संकल्पना ये उल्लेख करती है कि किसी संगठन के उन्हीं लेन देन या घटनाओं को जिन्हें मुद्रा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे वस्तु का विक्रय, व्यय का भुगतान, किसी आय की प्राप्ति का ही अभिलेखन लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि मुद्रा मापन संकल्पना में बताती है कि केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में होगा जो किस प्रकृति के हैं, वित्तीय प्रकृति के, आर्थिक प्रकृति के। जो आर्थिक प्रकृति के व्यवहार हैं, लेन देन है, उन्हीं का लेखा केवल पुस्तकों में किया जाएगा। जो आर्थिक प्रकृति के नहीं है उन व्यवहारों का लेखा किया, लेन देन या घटनाएं जिनको मुद्रा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसे प्रबंधक की नियुक्ति, संगठन के मानव संसाधन की योग्यताएं, शोध विभाग की सृजनशीलता, साधारण जन में संगठन की प्रतिष्ठा आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं व्यापार के लेखांकन अभिलेखों में स्थान प्राप्त नहीं करती। ये जिन एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रबंधक की नियुक्ति, हमने किसी प्रबंधक मैनेजर को हमारे व्यवसाय में नियुक्त किया, ये एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन इसे का मापन मुद्रा में नहीं हो सकता है, तो ये हमारे अभिलेखों में स्थान प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात इन्हें हम पुस्तकों में दर्ज नहीं करेंगे। केवल आर्थिक प्रकृति, वित्तीय प्रकृति ये जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है उन्हीं व्यवहारों का हम लेखा करेंगे। अगली है सतत व्यापार संकल्पना। सतत व्यापार, लगातार हमारा व्यापार चलेगा, दीर्घ अवधि तक हमारा व्यापार चलेगा। सतत, लगातार, यानी हम ये मानकर काम करते हैं कि हमारा व्यापार एक लंबी अवधि तक, दीर्घ अवधि तक चलेगा। हमारा व्यवसाय कुछ समय बाद समाप्त, बंद नहीं हो जाएगा, एक लंबे समय तक चलता रहेगा। इस संकल्पना के अनुसार वैसा माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा। यह भी कहा जा सकता है कि इसका परिसमापन पूर्वानुमानित भविष्य में नहीं होगा, यानी हमने जो अनुमान लगाया है उससे भी एक लंबे समय तक हमारा व्यवसाय चलता रहेगा। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि ये परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में क्रय मूल्य पर दिखाने का आधार प्रदान करती है, यानी हमारी संपत्तियों को हम तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में क्रय मूल्य पर दिखाते हैं। ये कौन सी अवधारणा में कहती है? सतत व्यापार संकल्पना। ये हमें बताती है कि हमारा व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए हम संपत्तियों को किराए पर लेने की जगह खरीदते हैं ताकि लंबे समय तक हमारा व्यवसाय चले। अगली संकल्पना की ओर चलें, जो महत्वपूर्ण संकल्पना है, लेखांकन अवधि संकल्पना। लेखांकन अवधि संकल्पना समय के उस विस्तार से जिसके अंत में व्यवसायिक संगठन वित्तीय विवरण बनाता है। इन विवरणों द्वारा ही वास्तव में पता चलता है कि इस अवधि विशेष में व्यवसाय ने लाभों का अर्जन किया है या उसे हानियां उठानी पड़ी। व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देयताएं आदि की स्थिति व्यवसाय में क्या है, यानी लागत लेखांकन संकल्पना में कहती है, लेखांकन अवधि संकल्पना में कहती है कि लेखांकन अवधि निश्चित की जानी चाहिए। जिस अवधि का निश्चय होगा तभी हम हमारे व्यवसाय के वित्तीय विवरण तैयार कर पाएंगे और वित्तीय विवरणों से ही हमें पता लगेगा कि हमारे व्यवसाय को कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, व्यवसाय की परिसंपत्तियों की स्थिति कैसी है और देयताएं कैसी है। इस प्रकार की सूचनाओं की विभिन्न उपयोगकर्ताओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यकता निरंतर समय पर होती रहती है, क्योंकि कोई भी फर्म अपने वित्त संबंधी परिणामों को जानने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती। हम 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, जैसे कि मान लीजिए आप 11th क्लास में और आपको कहा जाए कि 11th 12th का जो रिजल्ट है वो एक साथ आपको 12th के बाद दिया जाएगा, तो क्या आप 11th के रिजल्ट का इंतजार 12th के इंतजार के बाद तक कर सकते हैं? नहीं, आपको एक निश्चित समय के बाद आपके रिजल्ट्स के इंतजार की आवश्यकता होती है। आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाए और उन सभी टेस्टों के लिए कहा जाए कि जब 20 टेस्ट हो जाएंगे तो 3 महीने बाद आपको रिजल्ट इन सभी टेस्टों का दिया जाएगा, तो आप तैयार नहीं रहेंगे। आपका विचार होगा कि मेरे फर्स्ट टेस्ट के बाद ही मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ पर भी यही है कि प्रत्येक
व्यापारी एक निश्चित समय के बाद जानना चाहता है कि उसे व्यापार में कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है, या उसकी व्यवसाय की स्थिति कैसी है। इसका कारण ये किसी सूचना के आधार पर नियमित समय पर विभिन्न निर्णय लेने होते हैं। अगर हम पता लगे कि हमने जो डिसीजन लिया था वो गलत हो गया, तो हम हमारे डिसीजन में बदलाव कर सकते हैं और भविष्य के लिए हम नई योजनाएं तैयार कर सकते हैं। इसलिए एक निश्चित अंतराल जो सामान्यतः कितना होता है, 1 वर्ष के बाद वित्तीय ऋणों का निर्माण किया जाता है, ताकि उपयोगकर्ता को समय से सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सके। ये समय अंतराल लेखांकन अवधि कहलाता है। यानी एक निश्चित समय के बाद प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक संस्था अपने वित्तीय परिणामों को जानना चाहता है कि उसे लाभ हुआ है या हानि, या वो व्यवसाय संपत्तियों और दायित्वों की क्या स्थिति है और व्यवसाय की प्रगति क्या है, विकास कैसा है। इन सभी सूचनाओं को जानने के अलावा वो भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करना चाहता है। इसलिए लेखांकन अवधि संकल्पना कहती है कि निश्चित अवधि के बाद उन्हें वित्तीय परिणाम तैयार कर लेने चाहिए। और यहाँ बताया भी गया है कि ये स्थिति 1 वर्ष होती है, ये समय अवधि 1 वर्ष है। 1 वर्ष के भीतर आपको वित्तीय विवरण तैयार कर लेने चाहिए। अगली संकल्पना है लागत संकल्पना। लागत संकल्पना की मुख्य विशेषता ये है कि परिसंपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर उनके क्रय मूल्य पर ही अभिलिखित किया जाए। यानी हम जो संपत्तियां खरीदेंगे, उन संपत्तियों को जब पुस्तकों में दर्ज करेंगे तो उनके क्रय मूल्य पर ही उनको उस प्रदर्शित किया जाए या बैलेंस शीट और चिट्ठे में दिखाया जाए। इस क्रय मूल्य में हम क्या क्या शामिल करेंगे? संपत्ति का प्राप्ति मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय वो किए गए व्यय। यानी जब हम संपत्ति का क्रय मूल्य निर्धारित करेंगे तो उसमें जिस मूल्य पे हमने संपत्ति को खरीदा है, परिवहन व्यय यानी उसे गोदाम तक लाने का खर्च, स्थापना व्यय संपत्ति को जो हमने स्थापित किया है, और अन्य कोई खर्चे जो संपत्ति को खरीदने या स्थापना में किए गए उन सभी को शामिल किया जाता है। उस संपत्ति को काम में लाने योग्य बनाने के लिए किए जाते हैं वे सभी खर्चे उस परिसंपत्ति की लागत में जोड़े जाएंगे। और कहा गया है कि लागत लेखांकन संकल्पना में कहती है कि संपत्तियों को बैलेंस शीट तुलन पत्र में उसी मूल्य पर दिखाया जाए जो उसका वास्तविक क्रय मूल्य है। जिस मूल्य पर बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं उसी मूल्य पर हमने उसे कभी खरीदा होता है। और खरीदे गए मूल्य में क्या क्या शामिल होता है? परिसंपत्ति का प्राप्ति मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय और ऐसे खर्चे जो उसे काम में लाने योग्य बनाए गए हैं। द्विपक्षीय संकल्पना। द्विपक्षीय संकल्पना मूलभूत व आधारभूत सिद्धांत है। ये व्यवसाय लेन देनों को लेखांकन पुस्तकों में अभिलिखित करने का आधार प्रदान करता है। यानी जितने भी व्यवहार, जितने भी लेन देन, जितने भी घटनाओं को हम हमारी पुस्तकों में दर्ज करते हैं, उनको दर्ज करने का आधार है द्विपक्षीय संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन का प्रभाव किन्हीं 2 स्थानों पर पड़ता है। प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन 2 स्थानों पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी भी लेन देन के अभिलेखन के लिए कितने खाते होते हैं? 2, एक नाम तथा दूसरा जमा। इस संकल्पना के आधारभूत समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण है परिसंपत्तियां बराबर देयताएं प्लस पूंजी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इस समीकरण के अनुसार व्यवसाय की परिसंपत्तियों को मूल्य सदैव स्वामी व बाहरी लेनदारों की दावेदारी के बराबर होता है। यानी आपकी जो संपत्तियां हैं वो देयताएं और पूंजी। पूंजी कहाँ से आएगी? व्यापारी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन, और देयताएं अन्य बाहरी व्यक्तियों की देनदारियां। इन दोनों के बराबर होती है संपत्तियों का योग। यानी द्विपक्षीय संकल्पना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संकल्पना है और इसी के आधार पर हम समस्त व्यवहारों का लेखा करते हैं। आगम मान्यता संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार किसी भी आगम को लेखा पुस्तकों में तब तक अभिलिखित नहीं करना चाहिए जब तक वो वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हो जाए। आगम मान्यता संकल्पना में कहती है कि आगम को आगम यानी आय को आय तभी माना जाए जब वास्तव में हमें प्राप्त हो जाए। यदि कोई आय हमें वास्तव में प्राप्त नहीं हुई है तो उसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वो वास्तविकता में हमें प्राप्त ना हो जाए। नेक्स्ट संकल्पना है आगम व्यय मिलान संकल्पना। ये जानने की प्रक्रिया में कि एक दिए गए अंतराल
समय में व्यवसाय ने लाभ अर्जित किया या हानि उठानी पड़ी, हम उस अंतराल विशेष के आगम में से व्यय को घटाते हैं। यानी आगम माइनस व्यय, आगम में से व्यय को घटाते हैं। आगम मिलान संकल्पना में के लेखांकन के इसी पक्ष पर बल दिया है। इस संकल्पना के अनुसार अवधि विशेष में अर्जित आगम का मिलान उसी अवधि के व्यय से किया जाना चाहिए। अगर हमने 2016 की आगम 1 लाख रुपए है तो हमें 2016 के व्यय से ही उसकी तुलना करनी चाहिए ताकि हमें वास्तविक लाभ हानि का प्राप्त हो सके। अगर हम 2016 के खर्चों को 2017 की आय से तुलना करेंगे तो हमें वास्तविक क्या हमारा परिणाम है, कितना हमने लाभ कमाया, कितना हमारा खर्च हुआ, उसकी जानकारी वास्तविकता में हमें प्राप्त नहीं होगी।